नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आशाशंकर वर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी आती है, भारत में 3 महीने का लॉकडाउन होता है, संपूर्ण लॉकडाउन जिसे कहते हैं, हम कर्फ्यू लग गया भारत में। आप एक संस्थान को चलाते हैं, आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वरिष्ठ सर्जन भी हैं आप। बहुत सारे मरीज आपके जो हैं वो लगातार, अगर आप देखें तो रूटीन पेशेंट जिनको हम बोलते हैं, वो आते रहे होंगे आपके पास में। किन किन समस्याओं का सर सामना आपको करना पड़ा इस पूरे लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस को देखते हुए? मूल रूप से जो कोरोना वायरस बीमारी थी जी, विदेशों से आई हुई बीमारी थी जी, वायरल डिजीज थी, हाईली इन्फेक्शियस थी। इतनी ही सूचना हम लोगों को मिल पाई थी। बिल्कुल ठीक बात इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको आगे कैसे क्या करना है, ये कोई सूचनाएं ज़्यादा नहीं उपलब्ध थी। लॉकडाउन के जो एक लंबा समय था, उस लॉकडाउन के पीरियड में इसमें काफ़ी सूचनाएं इकट्ठी की गई जी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का प्रचलन प्रारंभ में आया कि इससे इसका बचाव किया जा सकता है। जी, और प्रथम जो चरण था वो सिर्फ बचाव का चरण था। उसके बाद जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, हमारे यहाँ एक बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है कि बीमारी कैसे पैदा होगी, कैसे वो बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ती है। जब वो नेचुरल हिस्ट्री धीरे धीरे अपने हिंदुस्तान में इकट्ठा हुई, तो फिर इसके इलाज की भी व्यवस्था हुई। आज के समय में ये लाइलाज बीमारी नहीं है, सिर्फ हाईली इन्फेक्शियस है। हाईली इन्फेक्शियस के लिए इसके लिए मेन तरीका बचाव है जी। तो इस लॉकडाउन के ये फायदा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, जो कुछ हुआ वो पूरा देश जानता है। मेडिकल फील्ड में बस ये है कि इस लॉकडाउन से हम लोग इस बीमारी के बारे में अन्य देशों से, अपने यहाँ से, कई लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा करके इसको इलाज करने की पोजीशन में पहुँच गए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, पहले हम लोग भारत में इतनी सुविधाएं नहीं थी। कुल मिला के हम जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15 अगस्त को कहा, उन्होंने कहा कि अब भारत जो है खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, सब कुछ बना रहा है और विदेशों में भी सप्लाई कर रहा है। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मास्क है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजेशन की सारी व्यवस्था है, पीपीई किट हमारे पास में। पहले कुछ समस्याएं थी, तो जिस तरह से 3 महीने का लॉकडाउन हो, कहीं ना कहीं भारत को तैयार होने की पूरी समय मिल गया जी। अब मुझे आप ये बताइए कि आप स्वयं एक डॉक्टर हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी जो आपके से जो वो भी सेवा कर रहे हैं। ऐसे में मैंने जो पता किया, जो मुझे पता लगा कि आप फ़ोन के माध्यम से या किसी को, मतलब जो आपके मरीज थे उनकी आप मदद कर रहे थे एक तरह से देखा जाए। तो जो आपके साथ में आपका जो ग्रुप था एक तरह से, उसके लिए क्या सोचा आपने, क्या किया उनके घर परिवार के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने। मूल रूप से मैं सर्जन हूँ जी, तो परामर्श देना हमारा बहुत एक छोटा सा पार्ट है जी। मेरा पार्ट है कि मरीज को ऑपरेट करके ठीक करके और पूरी तरह से बचाव के साथ उसको घर भेजें। जी। प्रथम स्टेज में पहले कोविड की जांच हो पाना मुश्किल थी। आज की तारीख में कोविड की जांच अस्पताल में सुगम रूप से फ्री उपलब्ध है एवं प्रशासन ने यहाँ तक व्यवस्था कर दी है कि आपके दरवाजे तक जांचें हो रही हैं। जी। तो अब लेकिन जब प्रथम चरण में था तो हम लोगों को पीपीई किट के साथ ही ऑपरेशन करना पड़ता था। हम खुद भी पहनते थे, हमारे बेहोशी डॉक्टर पहनते थे, हमारे जितने असिस्टेंट या स्टाफ होते थे वो पहनते थे, हमारे स्वीपर पूरे वो सब पहनते थे। बहुत महंगा इलाज था। और पहले पीपीई किट हमको 3,000 रुपए की मिलती थी। आज भारतवर्ष में पीपीई किट बन रही है और मुझे 500 से 600 के उसमें मिल रही है। तो मुझे 500-600 की पीपीई किट यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो आज की तारीख में मुझे इलाज करना काफ़ी आसान हो गया है। कोविड की जांच हो पा रही है, बचाव का भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, अब मास्क, ये सब बताते हैं। प्रशासन ने जैसा मुझे गाइड किया है कि आपको भीड़ नहीं लगाना है, एक अटेंडेंट आपको अलाउ करना है, नर्सिंग होम के बाहर ट्राइज एरिया बनाना है जहां हाथ धोने के लिए सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर एवं मास्क हम फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप फ्री में देते हैं उन लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे, सारा स्टाफ भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो प्रयास तो कहीं ना कहीं करना चाहिए। और जिस तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आ रही है, अगर उनको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी भी मैं देखता हूँ 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, फिर सैटरडे संडे अभी फिर लॉकडाउन रहता है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्रों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है देखकर कि वहाँ पे लोग समझ नहीं रहे इस बात को, मास्क नहीं लगाते हैं, दूरी नहीं बनाते हैं।
क्या कहेंगे उनके बारे में? आपकी इस तरह की जो लापरवाही कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं? क्योंकि आप भी एक गांव से जुड़े हुए हैं, आपका जो इतिहास है, जो आप जहां से आप परिवेश था आपका और आपने वहां से शुरुआत की, आज आप इस मुकाम पे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? बताइए। मेरा एक कहना ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जी, यहाँ एक चेचक नाम की बीमारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती थी, महामारी होती थी, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में हम माता मैया कहते थे। हाँ कहते थे, ठीक। उसकी पूजा करते थे, उसका उद्दीपन करते थे। तो आज कम से कम समाज में एजुकेशन इतनी हो गई है, एजुकेट समाज हो गया है कि वो समझ रहा है कि मास्क क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, और इस बीमारी को बीमारी मान रहा है। ये एक अचीवमेंट है हमारी सरकार के लिए। लेकिन एक जो हठ धर्मिता है कि ये कोरोना कहाँ है, ये हमारा क्या कर लेगा, लाइक दैट, इस तरह से जो लोकल अपनी लैंग्वेज में लोग बातें इस्तेमाल करते हैं, हठ धर्मिता या स्यूडो स्मार्टनेस आप इसको कह सकते हैं, जिसके तहत ये नहीं पहनना है। मास्क रखे हैं, मुंह पे पहने हैं, लेकिन उसको नीचे लटकाए हैं, कोई ऊपर सर पे लटकाए है, कोई कहाँ की है, प्रॉपर ढंग से नहीं पहने। वो मेरी निगाह में ऐसा लगता है वो स्यूडो स्मार्टनेस। अगर इसको, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करते हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, साबुन से हाथ धोइए, तीनों चीजों में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पहले भी हम लोग करते आते हैं, चले, ठीक बात है। और अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से अगर आप देखिए तब भी ये है कि हाथ धो के ही खाना चाहिए, बिल्कुल, पैर धो के ही आदमी घर में जाता था। लेकिन आप वही स्यूडो स्मार्टनेस, मेरी समझ में तो यही एक चीज आ रही है और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से मंच पर से अपील करते हैं, और अगर एक मुखिया इस तरह से अपील करता है, अभी आप देखिए कि हाल में राम मंदिर के भूमि पूजन था, उसमें प्रधानमंत्री को आप देखिए कि कई जगह पे उन्होंने सैनिटाइजेशन किया, हाथों को धुला। और अगर एक गार्जियन इस तरह की अहम भूमिका निभाता है तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे के फॉलोअर्स हैं, जो इतनी बड़ी जनता है, 135 करोड़ की जनता जो पूरी है, वो भी कहीं ना कहीं उनको मानती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हठ धर्म, जैसा आप हठ धर्मिता या स्यूडो स्मार्टनेस उनको आप कहते हैं। बिल्कुल, अब उनके अंदर लगता है कि नहीं हम बहुत बड़े बहादुर हैं, बहुत बड़े बहादुर। लेकिन ये हेलमेट रखे हैं, हाँ, इसको हेलमेट रखे हैं, स्कूटर में नीचे टांगे, उसको लगाएंगे नहीं, जब पुलिस देखेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे। जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हीं की सुरक्षा के लिए, अगर आप उन्हीं की सुरक्षा, भगवान न करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन जब होता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे खतरा होता है, उसी के लिए व्यवस्था की गई। आप एक डॉक्टर हैं, आप इस बात को जरूर समझते होंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि ठीक है, आपने बताया कि जिस तरह से लोग कर रहे हैं, इनके लिए तो जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरह से कड़ी बातें कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो कार्रवाई भी होगी। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे और समाज में एक तरह से अगर इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि कई तरह की भ्रांतियां हैं, मतलब इस बीमारी को लेकर। एक अदृश्य वायरस है ये, तो इसको लेकर भ्रांतियां बहुत हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कौवा कान ले गया वाला कौवा कान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौवा कान ले गया, ज्यादा विश्वास जी। हम सभी उसमें आते हैं, रादर अकेले ग्रामीण नहीं, शहरी नहीं, सभी जी, उसमें आते हैं। ठीक बात है, हाँ। कि जब हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी एक क्लियर कट एक सुरक्षा में रहते हैं, सभी लोग जानते हैं कि उनकी सुरक्षा इतनी है, उसके बावजूद भी एक रोल मॉडल की तरह वो फेस मास्क लगा के हैंड सैनिटाइज करके सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, एक वो हमारे रोल मॉडल हुए। लेकिन जो हमारे अंदर स्यूडो स्मार्टनेस है, फिर ये सब करेंगे और उसके बाद हमको बीमारी हो जाएगी तो हम सरकार को गाली देंगे। जैसे वो मेरे लिए टिकट फॉर गारंटी है, सरकार को गाली देना हमारे लिए टिकट फॉर गारंटी है, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। और जैसा आपने भ्रांतियों की बात कही, कोई वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, दिखाई तो पड़ते नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बीमारी तो ये अपने आप फैलाते हैं एकदम। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है कि जैसे कुछ लोग, अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए इस तरह की बात मिलते हैं कि जिसको कि आपके कैमरे में मैं कह नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सही बात, भ्रांतियां जिस तरह से भ्रांतियां फैली उस तरह से उनको नहीं समझना चाहिए, और ये बीमारी है। और जैसा अपने उत्तर प्रदेश में है, शिक्षा दर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग बाग हैं जी, सब लोग हैं। अब वो लोग एक अदृश्य बीमारी को तरह तरह से अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार कोई गाइडलाइन देती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करने में क्या जाता है, आपको हाथ धुलना है, ये पहले से परंपरा चली आई। आपने कहा कि घर के सामने बाल्टी रखी, भाई आप अपने सिर्फ सनातन धर्म में चले जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि पैर धो के ही आदमी घर में जाता था, जूता बाहर उतार के घर पहुंचता था, हाथ धोता था। वही तो है इसमें,
कोई एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन ये हमें हठधर्मिता है कि जब हमको जो चीज़ जरूरी है उसको नहीं मानेंगे, बस। सिंपली फॉर्मूला है एकदम। अगर आपको लाइफ अपनी अच्छी रखनी है और आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो आप मास्क लगाइए, दूरी बनाइए और हाथ धोइए। बिल्कुल, तीनों चीज में कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, पहले भी करते आए हो, करते चले आएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, हमने कोरोना वायरस की बात कर ली। मुझे बस ये बता दीजिए कि प्राथमिक लक्षण इसके क्या होते हैं, जो अगर आम बोलचाल में, हालांकि बहुत डॉक्टरों ने इसके बारे में बताया है, कई सारे लोगों का हमने संवाद किया और लगातार हमारे साथ में, मैं आपको बताऊं कि S7 न्यूज़ चैनल लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है कोरोना वायरस को देखते हुए। हमने कई सारे डॉक्टर से बातचीत की है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक सिंपल फ्लू है जी। सार्क जो फैमिली है उसका ये वायरस है। सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि हाईली इन्फेक्शियस है। एक मरीज 610 आदमियों को इन्फेक्शन दे सकता है अपने 7 दिन के कोर्स में, ठीक है। जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो सर्दी जुकाम वाले ही हैं, उससे ऊपर के सिम्टम नहीं है। बहुत वो लोग जो पूर्व से किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनके अंदर ही ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जो जीवन घातक होते हैं, अन्यथा किसी को जीवन घातक नहीं होता है। और सभी 10 दिन के अंदर में सभी लोग लगभग। अब देखिए, अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो भारत का जो इम्यून सिस्टम वो कहीं ना कहीं मजबूत जरूर दिखाई पड़ता है। मतलब आप देखिए रिकवरी जो है वो भारत में किस तरह से हो रही है, कि ये भी बहुत बड़ी उसकी बात है। परेशानी वाली बात नहीं है कुल मिला के, लेकिन अब फिर भी आदमी थोड़ा नहीं, रिकवरी 75% लगभग पहुंच रही है जी, जी। और किसी भी बीमारी की 75% रिकवरी पहुंचना बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के लिए सरकार बधाई की पात्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, ठीक है हमने कोरोना वायरस पे आपसे बातचीत की, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल जोन में आदमी के साथ में रहते हैं। मतलब हर एक आदमी किसी भी भाषा में जाके आपसे बातचीत करता है। मोस्टली क्या होता है कि एक मन में भय होता है डॉक्टर को देख के, लगता है कि यार कहाँ आ गए, पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या डांट देंगे, क्या कह देंगे। लेकिन आपके साथ मैंने देखा एक फ्रेंडली व्यवहार होता है लोगों का। मतलब अगर देहात का आदमी आ गया, उसने कहा भैया कैसे क्या होगा, मतलब मैंने अपने स्वयं आंखों से देखा, तो मुझे एक अद्भुत दृश्य आपके, मतलब मुझे आज भी याद आता है। तो ये कैसे करते हैं आप, ये क्या है? मतलब मुझे पता कि आपका ग्रामीण परिवेश था, आप ग्रामीण में आपका गांव है, सब कुछ लोग। पहली तो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि जो हमारा डॉक्टर समुदाय है उसमें मेजॉरिटी ग्रामीण समुदाय से आती है। जी जी। और मैं ऐसे ग्रामीण समुदाय से हूँ जो कि शहर के पास में 5 किलोमीटर अंदर। तो शुद्ध ग्रामीण तो नहीं कहा जाए, लेकिन इसमें मैं एक घटना याद करता हूँ अपने बचपन। बताइए बताइए। बिल्कुल। हमारे गांव में एक औरत बीमार हुई, तो सभी लोगों ने उसको कहा, लोकल जो तब तो डॉक्टर इतने थे नहीं जी, वैद्य वैद्य इस टाइप के जैसे जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हमारे समय में जिला अस्पताल को जिला अस्पताल नहीं कहते थे, कॉलेज कहते थे। अच्छा, कॉलेज। कॉलेज में भर्ती कराना। अच्छा, जैसे मेडिकल कॉलेज बोलते हैं उसे कॉलेज बोलते हैं। उसी तरह पे उसको कॉलेज बोलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ। तो उनको लेके चलने की जब बात आई तो सब लोग बैलगाड़ी में लादे और लेके चले। तो उसका जो पति था वो हमारे पिताजी के पास आया और उसने कहा भैया गया साथ, चलो भैया कॉलेज में इनका ले चले पड़ी और डॉक्टर से बात को करी। वहाँ तो लेके हम चल गए, लेकिन डॉक्टर से बात को करी। तो वो चीज़ मैं आज तक भूला नहीं जी। तो मरीजों के साथ मैं ये चाहता हूँ कि वो चाहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा जो उनके मन में सवाल आए, जैसे भी जो भी कुछ पूछना चाहें वो मुझसे डायरेक्ट पूछें। इसीलिए मैंने अपने आप को इतना सरल बनाया कि वो चीज़ जो है वो मेरे जहन में आज भी कि क्या जिसका मरीज है जो खुद ही इतनी परेशानी से गुजर रहा है, वो डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो खड़ी भाषा नहीं बोल पाता। अरे समस्या तो सबको अपनी कहने का अधिकार है, भाषा कोई भी हो। क्या पैजामा कुर्ते का आदमी पर धोती कमीज पहन के आदमी आया है, वो डॉक्टर से बात नहीं करेगा, वो डॉक्टर के चैम्बर में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जैसे पैंट शर्ट वाले, जीन टी शर्ट वाले आके बैठते हैं, वैसे आके वो मेरे सामने बैठे अपनी बात करे, अपनी भाषा में बात करे। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि अगर आपने अच्छे से बात कर ली तो देखिए मरीज का अगर देखिए तो अगर आपने उसको बूस्ट अप कर दिया, थोड़ा सा उसकी समस्या को सुन लिया आपने,
मनोबल उसका एक तरह से बढ़ा दिया आपने, तो मुझे लगता है बीमारियां अपने आप में भी बहुत। भाई हमारा यहाँ पे एक तर्क यह है कि हम आप भी तो कभी बीमार होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम आप भी तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे मिल लें, ठीक से पूरी बात सुन लें। हमारी बात सुन लें, हमारी बात समझ लें। और जब वो हमारी ये बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको काफ़ी हल्कापन नहीं महसूस होता। तो क्या गांव का आदमी बात नहीं कर सकता? ठीक बात है, करना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। उसका भी उतना ही अधिकार है। और उतने उस कुर्सी पे जिस पे जीन टी शर्ट वाला बैठता है, उस पे धोती कुर्ते वाला या पटरे की बनियान के पहनने वाला, वो भी उसी अधिकार से बैठेगा। ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर एक निचले तबके से भी आदमी आता है, वो गरीब भी है, अगर मैंने सुना है कि आप लगातार जिस तरह से अगर कोई आता है जिसके पास पैसा भी नहीं होता तो आप उसकी सेवा कर देते हैं, आप उससे भी नहीं कहते हैं। और मैंने सुना है कि वो 6 महीने बाद आता है अपना गेहूँ बेच के और वो पैसा आपको दे देता है कि डॉक्टर साहब आप शायद भूल भी जाते हो। तो ये प्रेरणा किससे मिली? क्योंकि अगर देखिए तो दुनिया बड़ी कमर्शियल हो गई लगातार, अगर आप देखिए तो क्या है कि बिना पैसे के डॉक्टर साहब कोई काम प्रशांत जी, एक्चुअली में मानव सेवा है जी, ठीक है। ये सोना चांदी का धंधा या टीवी कैमरे का इंटरव्यू वो नहीं है। मानव सेवा को पैसे से तौलना मैं धर्म नहीं मानता हूँ, ठीक है जी। मानव सेवा को मानव सेवा ही रहने दो, कमाई का जरिया मत बनो। क्यों कि MBBS की पढ़ाई में मेरे 450 रुपया सालाना लगते थे। अच्छा। तो जब मैंने इतनी सस्ती पढ़ाई पढ़ी है तो अपनी चिकित्सा को इतना महंगा क्यों बेचूं? तो कौन बोलता है आज की डेट में कैमरे में इस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि 450 में आपने MBBS की पढ़ाई की, तो आज आपको याद है, तभी आप जो है लगातार आपके पास में अगर कोई आता है और पैसा नहीं होता तो आप उसको भूल भी जाते हैं। और लेकिन वो ईमानदारी भी देखिए आपके साथ निभाता है। मेरा पैसा कोई लेके नहीं जाएगा प्रशांत जी। अगर मैंने उसकी सेवा करी है, उसका काम किया है, मेरा पैसा लेके कोई नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है और 100% विश्वास है। चलिए डॉक्टर साहब, अगर बीमारी में आप इस तरह से किसी की सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है कि इंसानियत ही बहुत बड़ी चीज़। लेकिन कोविड-19 के स्प्रेड में मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक। आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड वॉश और सरकार के समय समय पे दिए हुए दिशा निर्देश, इनका अगर आप लगातार पालन करते रहे तो आप इससे बच सकते हैं। अन्यथा ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने वाली बीमारी है, कोई बचेगा नहीं। बचाव ही सबसे आसान तरीका है। और सरकार के साधन संसाधन पे निगेटिव एटीट्यूड रखना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। और स्यूडो स्मार्टनिज्म जो लोग बाग दिखा रहे हैं उसको कृपया बंद कर दें। मैंने यहाँ तक तो देखा है कि जो टेलीफोन की रिंगटोन में जो भरा हुआ है, हाँ, आप देखिए कॉलर ट्यून जिसे बोलते हैं, कॉलर ट्यून जो है, जब वो टेलीफोन ऑन करते हैं तो उसको उनको पता है कि इतनी देर तक ये आएगा, तो उतनी देर वो उसको कान पे नहीं लगाते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि उसको सुनना चाहिए, अवेयरनेस के लिए। बताइए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस मुहिम में आज से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई, लगातार वो कह रही हैं कि आप किस तरह से सावधान रहिए। और मेरे ख्याल से अगर दिमाग में कोई बात बार बार आप डालिए तो कहीं ना कहीं जहन में बसी रहती है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, बिल्कुल सही बात है। अपनी तो सावधानी नहीं बरत रहे हैं, अपना स्वयं एक तरह से कि समाज को खतरे में डाल रहे हैं। समाज को डाल रहे हैं, परिवार को डाल रहे हैं, खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं और लोगों को फैला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि संवाद में हम लोग खुलकर बातचीत करते हैं और आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई 5 किलोमीटर की परिधि में है, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन मैंने देखा कि जिस तरह से आप लोगों के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। मुझे अपने बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से शुरुआत की। आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि आपने MBBS 450 रुपये में की, तो आप मुझे शुरुआत बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या शौक थे आपके और इस मुकाम पर आज आप पहुँचे। आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, एम्स में डॉक्टर हैं आपके बेटे, तो क्या बताएंगे सर, आप बताइए मुझे। जीवन यात्रा तो खैर लंबी है जी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। मैं दिदौर प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी हूँ। शुरुआत में वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी। GIC में आके मैंने 9th-10th किया, 11th-12th किया और BSc करी FG कॉलेज रायबली से। उसके बाद मैं CPMT में सेलेक्ट हुआ। MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से MBBS MS किया जी। और मुझे आपको ये बताने में गर्व होता है कि MS में गोल्ड मेडल हूँ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्ड मेडल हूँ।
और मेरी पहली जॉब जो है एज ए लेक्चरर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगी थी। क्या बात है। लेकिन मैंने उसको प्रेफरेंस ना देके मैं यहाँ आ गया और आप लोगों के, सभी लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि वो जब आप डॉक्टर बने तो घर में क्या मतलब क्या खुशियाँ, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए कि आपने बताया कि आपके पिताजी के पास जब कोई आता है और कहता है वहाँ बात कौन करेगा, और वो बात आपके लिए प्रेरणा बन जाती है, आप उस बात की गांठ बांध लेते हैं, तब तो क्या घर में क्या माहौल था उस समय? दुखद पहलू ये है इसमें एक छोटा सा कि मैं 3-3.5 साल का था, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। ओह। एज यूजुअली गांव में होता है, कोई बहुत बड़ा दुखद वाली बात नहीं है। गांव में अक्सर लेडीज जल्दी एक्सपायर हो जाती है। मैं जब बड़ा हुआ कक्षा 5 में पढ़ रहा था, तब हमारे पिताजी ने एक दिन हमको कहा कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम डॉक्टर बनो। अच्छा। और बेसिकली मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनना चाहता था और उसमें भी IFS करना चाहता था, इसीलिए मैंने BSc किया था। अच्छा। अप टू BSc मैंने CPMT का एग्ज़ाम नहीं दिया था। एक दिन हमारे पिताजी ने हमको लताड़ा, उसके बाद तब मैंने फिर CPMT दिया और मैं सेलेक्ट हुआ, तब मैं गया पढ़ने। चलिए डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से सेवा भाव में लगे हुए हैं, आपने बताया कि मतलब जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और जिस तरह से आप लोगों के लिए बहुत सहज हैं, लगातार लोग आपको सरल मानते हैं और आपके पास में आते हैं और अपनी दर्द को बयां करते हैं, आप उनका इलाज करते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप S7 के संवाद कार्यक्रम में आपने इतना समय दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको बुलाया। जी सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आशा शंकर वर्मा जो हमारे साथ सीधे हमारे स्टूडियो में जुड़े थे। इन्होंने जिस तरह से अपनी बेबाकी से बातचीत रखी, उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना वायरस से आप सावधान रहिए, किस तरह से बचाव करिए। डॉक्टर साहब की आप बात जरूर मानिएगा, जितने भी डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स हैं वो डॉक्टर साहब की बात मानिए। और मैं भी आपसे कहता हूं कि बाजारों में कम जाइए, मास्क लगाइए और दूरियां बनाइए। कुल मिला के अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी। भारत के प्रधानमंत्री लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।